नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पीसी अड्डा चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल व्यास और हम पढ़ रहे हैं अभी इंडियन ज्योग्राफी। तो दोस्तों, हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने जाना था कि भारतीय अफवाह तंत्र जो है या अफवाह प्रणाली वो किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से जो है उसका निर्माण होता है और अलग अलग जो प्रकार है वो हमने डिस्कस किए हैं। उसी के बीच हमने देखा है कि सिंधु नदी तंत्र जो किस प्रकार से हमारे यहाँ पर सिंधु का जो पूरा तंत्र है वो फैला हुआ है, उसके सिंधु के साथ जो है उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां जो है हमारे भारत में कितनी लंबाइयों को कवर करते हुए कहाँ कहाँ जो है जाती हुई गिरती है। ठीक है, तो ये सभी जो है हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए, क्योंकि जो ज्यादातर जो नदियां होती हैं उसके लिए जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अक्सर जो है इन्हीं टॉपिक्स से निकल कर आते हैं। तो दोस्तों, हम जो अब डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, हम इसमें डिस्कस करेंगे गंगा नदी तंत्र और विशेषकर ब्रह्मपुत्र जो है तंत्र। इन दोनों प्रणाली को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जो है मैं आपको बता देता हूं कि गंगा नदी तंत्र को पढ़ने से पहले आपको ये तो पता चलना चाहिए कि हमारी जो गंगा नदी है वो कहां पर गंगा नदी बनती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा है और इसमें कुछ लोकेशंस है जो आपको याद भी रखनी है और इसका जो है उपयोग भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले समझिएगा कि दोस्तों ये किस प्रकार का मैप है। तो ये गंगा नदी के बनने की पूरी परिस्थिति है किस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लंबी वाली जो रेड लाइन जो जा रही है ये है अलकनंदा नदी। अलकनंदा जो रिवर है ये निकलती है सतोपंथ हिमानी जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है, और सतोपंथ हिमानी यानी कि सतोपंथ जो ग्लेशियर है ये यहाँ से अलकनंदा का उद्गम होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो है कि यहाँ पर अलकनंदा निकलती है सतोपंथ हिमानी से और पूरी जो है ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में जो है बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अलकनंदा नदी निकलती है यहाँ पर आगे आती है और विष्णुप्रयाग जो स्थान है इसमें यहाँ पर इस साइड से धौली गंगा जो है आकर इसमें मिल जाती है। तो धौली गंगा जो है नॉर्थ से आती हुई अलकनंदा में जब विष्णुप्रयाग के यहाँ पर मिल जाती है, तो ये दोनों स्थान आपको पता होने चाहिए कि कौन से स्थान पर जो है धौली गंगा आकर अलकनंदा से मिलती है। तो फिर अलकनंदा जो है इसी नाम से ये रिवर आगे बढ़ती है और नंदप्रयाग जो स्थान है इसमें ये साइड से जो है नंदाकिनी जो नदी है वो आकर इस प्रकार से मिल जाती है। ठीक है, तो विष्णुप्रयाग में धौली गंगा मिलती है, नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है। फिर आगे जब अलकनंदा फिर आपस से बढ़ती है दोस्तों, तो एक और स्थान आता है कर्णप्रयाग। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कर्णप्रयाग। तो आपको वन बाय वन आपको याद होनी चाहिए कि विष्णुप्रयाग में धौली गंगा मिलती है, कर्णप्रयाग में आपको यहाँ पर मिलेगी पिंडार नदी जो इस साइड से आती है और इस प्रकार आकर जो है अलकनंदा में मिल जाती है दाईं ओर से। ठीक है, तो कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है अलकनंदा से? पिंडार नदी मिलती है। और फिर आगे जब बढ़ती हैं तो रुद्रप्रयाग जो स्थान है यहाँ पर आकर जो है साइड से मंदाकिनी जो नदी है वो इस रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पूरा जो है अलकनंदा जो रिवर है उसका नाम अलकनंदा ही रहता है। बस कौन कौन सी नदियां कौन से प्रयाग में आकर जो है अलकनंदा से मिलती हैं ये सभी आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पर जब अलकनंदा आगे बढ़ती है और देवप्रयाग जो स्थान है इलाहाबाद के समीप, ठीक है, तो वहां पर जो है एक और नदी आती है साइड से इधर से भागीरथी नदी। अब यहाँ पर क्या है, ये चीज मुख्य है दोस्तों, भागीरथी जो नदी है इसका उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। अब आपने नॉर्मली क्या सुना होगा दोस्तों कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यही सुनने को आपको मिलता है, क्योंकि वास्तव में क्या होता है कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी कब बनती है, तो इस प्रकार से नॉर्थ में अलकनंदा सतोपंथ हिमानी से होती हुई आती हैं। अलग अलग नदियां जो हैं अलग अलग स्थानों पर उसमें मिलती हुई हैं और वह एक बड़ी नदी बनती जाती है। फिर इसके बाद जो है साइड से जो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी जो है निकलती है और ये क्या होती है यहाँ तक बहते हुए आती हैं और अलकनंदा और जब भागीरथी देवप्रयाग स्थान पर मिल जाती हैं तब इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से न निकलती हुई जो है देवप्रयाग में स्थान में जब दोनों नदियां मिल जाती हैं, भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वहीं से जो है हम गंगा नदी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो देवप्रयाग स्थान से ये मिलती हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सारे प्रयाग याद होने चाहिए, कौन सी नदी किस समय किससे मिल रही है, ये सभी आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो गंगा की जो धाराएं हैं पंचप्रयाग में किस प्रकार से मिलती हैं ये आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा। और आगे जब गंगा नदी बढ़ती है तो दोस्तों यहाँ पर जो ये पर्वतीय इलाके से
ऋषिकेश और हरिद्वार जो मैदान है ये उत्तराखंड में है दोस्तों। तो ये दोनों जो है मैदानों में ये गंगा नदी यहाँ से प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ मैप्स में क्लियरिटी मिली होगी। अब यहाँ पर आपको एक और मैप दिख रहा होगा दोस्तों, ये है हमारे भारत के यूपी बिहार का इलाका। यहाँ से आपने देख लिया दोस्तों कि जो गंगा नदी है वो बन गई, और इस प्रकार से जो गंगा नदी का निर्माण होने के बाद गंगा नदी जो है इस प्रकार से पूरी ये प्रवाहित होती हुई यूपी बिहार पश्चिम बंगाल झारखंड जो है इस प्रकार से बहती हुई जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई और बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी यहाँ पर आपको सहायक नदियां देखने को मिलेगी दोस्तों मैप में। तो यहाँ पर एक नदी निकलती है, वो है रामगंगा नदी। ये सबसे पश्चिमी नदी है दोस्तों जो बाईं ओर से गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। फिर रामगंगा के बाद जो है आपको मिलेगी यहाँ पर गोमती, घाघरा, गंडक, ठीक है, ये इस प्रकार से सारी। और यहाँ से फिर बिहार के ऊपर जो है नेपाल से कोसी नदी आती हुई, और लास्ट में सबसे पूर्वी इलाके में दोस्तों मिलेगी यहाँ पर एक महानंदा जो नदी है, इस प्रकार से सबसे पूर्वी इलाके में जो है गंगा से मिलती है बाईं ओर से। और दाईं ओर से अगर जब हम मिलने की बात करें नदियों का इसमें गंगा नदी में, तो जो चंबल रिवर है ये यमुना में मिलती है दोस्तों। जो यमुना जो है इसी के पास यमुनोत्री जो ग्लेशियर है उत्तराखंड का, वहां से निकलती हुई दाईं ओर से गंगा मिलती है। और यमुना में जो है चंबल, सिंध, बेतवा आदि नदियां जो है यमुना में मिलती हैं। लेकिन अगर आपको बाईं ओर से नदियां लिखने को आए कि गंगा में कौन कौन सी नदियां मिलती, तो यमुना हो गई, टोंस हो गई, फिर यहाँ से सोन नदी, ठीक है। तो ये 2-3 नदियां हैं जो बाईं ओर से मिलती हैं, और दाएं ओर से सभी के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ पहले ही कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये इस प्रकार से बहती हुई जो है यहाँ पर आती है, और पूरे जो है ये पूर्वोत्तर भारत के एरिया से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर एक चीज आपको दिख रही होगी दोस्तों, एक नाम इसको आप नोटिस कर लीजिए यहाँ पर कि हुगली नदी, ठीक है। तो गंगा की ही एक शाखा है हुगली नदी। जो हुगली नदी क्या करती है, ये आगे बढ़ती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जब ये प्रवेश कर जाती है तो बांग्लादेश में गंगा को नाम दिया जाता है पद्मा, ठीक है। क्या दिया जाता है नाम इसको? पद्मा। वहीं यहाँ पर आपको दिखेगा कि ऊपर से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, जो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती तो इसका नाम दिया जाता है जमुना नदी, ठीक है। तो ये नाम, इस दोनों का नाम आप याद रख लीजिए कि बांग्लादेश में गंगा को क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको हम बोलते हैं जमुना नदी। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब दोनों नदियां जो है आपस में मिल जाती हैं, पद्मा और जमुना, तो दोनों का नाम जो है सम्मिलित रूप से क्या हो जाता है, फिर पद्मा ही उसको पुकारा जाता है। फिर आगे क्या होता है दोस्तों कि जब बांग्लादेश की एक और नदी है मेघना नदी, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो है मेघना नदी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये बांग्लादेश में। तो ये एक बांग्लादेश की एक और नदी है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जब ये दोनों नदियां जो हैं, जब संयुक्त धारा पद्मा की जब मेघना में मिल जाती हैं, तो इसका नाम फिर जो है आगे क्या हो जाता है, मेघना। तो फिर ये मेघना ही नदी जो है आगे जाकर जो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और यहाँ पर जो है गंगा नदी का मुहाना बनाती है, माउथ ऑफ द गंगास, ठीक है। तो जिसे हम जो है सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं, और विश्व का सबसे बड़ा जो है ये डेल्टा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको काफी जो है संरचना यहाँ पे मैप से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों हम थ्योरी के ऊपर, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं दोस्तों अब गंगा नदी प्रणाली के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि गंगा नदी प्रणाली जो है वो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है। हमारे यहाँ पर धार्मिक जो है मान्यताओं के अकॉर्डिंग भी गंगा नदी बहुत पवित्र मानी जाती हैं, और नॉर्मली भी जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में भी गंगा नदी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी जो नदी है वो गंगा नदी ही है, और काफी जो है इसका जो है एरिया जो है वो नॉर्थ विशाल मैदान को कवर करता है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, और यह भारत के 1/4 भाग से भी अधिक भाग में विस्तृत है। तो ठीक है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों उसका 1/4 जो है एरिया इस नदी के द्वारा कवर किया जाता है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में भारत की 40% से अधिक आबादी निवास करती है। अब आपको पता होगा दोस्तों कि जो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है भारत की वो यूपी में ही है, और अगर हम ज्यादा घनत्व के आधार पर भी जनसंख्या की बात करें तो वो बिहार में ही पड़ती है। तो इसलिए भारत की जो जनसंख्या का लगभग 40% जो हिस्सा है आबादी का वो इसी जो एरिया में निवास करता है। अब हम दोस्तों गंगा के बारे में जानते हैं। तो गंगा नदी की उसके प्रवाह क्रम के आधार पर अनेक स्थलों पर अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि गंगा पहले स्टार्टिंग में क्या होती है, फिर कब बनती है, और फिर आगे जाकर जो है इसके नाम भी चेंजेस हो जाते हैं। आरंभ में इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जब गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है तो उसका नाम क्या होता है दोस्तों, भागीरथी उसे बोला जाता है लोकल एरिया में, परंतु हम सामान्यतः गंगा ही उसे पुकारते हैं। भागीरथी का जो उद्गम है वो गढ़वाल में गंगोत्री नामक जो है हिमनद यानी कि ग्लेशियर से हुआ है,
और देवप्रयाग नामक स्थान पर अलका हिमनद से निकलने वाली अलकनंदा भागीरथी से मिलती हैं। तो देवप्रयाग वो स्थान है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा जो है, अलकनंदा कहाँ से निकल रही है, तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया सतोपंथ हिमानी, वहां से ये निकलती हैं और यहाँ पर देवप्रयाग में आने के बाद ये गंगा बन जाती है और यहीं से मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी को काटती हुई गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको गंगा नदी बोलने लग जाते हैं और यह ऋषिकेश और हरिद्वार में अवतरित होती है। तो आगे जाकर दोस्तों ये जो पर्वतीय इलाके से मैदानी इलाके में प्रवेश करती है, जो ऋषिकेश और हरिद्वार का इलाका है, ठीक है, वहां पर ये प्रवेश कर जाती है। और गंगोत्री केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान पर 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो जो गंगोत्री ग्लेशियर की बात की है दोस्तों हमने, वो गंगोत्री ग्लेशियर कहां पर है, तो केदारनाथ चोटी के उत्तर में जो गोमुख नामक स्थान है। तो आपने ये भी सुना होगा कि गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख स्थान से जो है गंगा का उद्गम हुआ। तो ये वही बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ की ऊंचाई से, इतनी ऊंचाई से इसका निर्माण होता है और मुख्य हिमालय के उत्तर से निकलकर जावी नदी जो है भागीरथी से गंगोत्री के समीप मिलती है। तो एक और जावी नदी जो है वो हिमालय के उत्तर से निकलकर जो है भागीरथी से गंगोत्री के समीप मिल जाती हैं। ये दोनों नदियां जो है सम्मिलित रूप से बंदरपंच और श्रीकांत चोटियों के बीच 4870 मीटर गहरी घाटी बनाती हुई प्रवाहित होती हैं। गंगा का जो अफवाह है वो पूर्वगामी है, यानी कि पूर्व की दिशा की ओर ये ज्यादातर जो है प्रवाह होती है। यह हिमालय की जो श्रेणियों से भी पुराना है। तो जो गंगा का अपवाह क्षेत्र है दोस्तों, तो ये हिमालय की जो श्रेणियां हैं उससे भी काफी पुराना है। जैसे कि आप देखेंगे जो हिमालय का सबसे टॉप भाग है, यानी कि ट्रांस हिमालय की मैं बात करूं तो वो सबसे प्राचीन भाग है, जबकि आप देखेंगे उसकी जो नवीनतम श्रेणियां हैं जैसे कि शिवालिक श्रेणी, तो वो काफी नवीन है। तो उसके मुकाबले जब हम बात करें कि जो गंगा का अपवाह क्षेत्र है वो काफी हिमालय की श्रेणियों से भी पुराना माना जाता है। और कर्णप्रयाग के समीप जो है गंगा में जो है पिंडार नदी मिलती है। तो कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, तो पिंडार नदी मिलती है अलकनंदा में। और इससे आगे बढ़ने पर इसमें मंदाकिनी नदी मिलती है। मंदाकिनी नदी कहां पर मिलती है मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। और प्रयाग जो है इलाहाबाद के समीप जो है यमुना, गाजीपुर के समीप गोमती, छपरा के समीप घाघरा और पटना के समीप जो है सोन नदी गंगा में मिलती है। तो ये सभी नदियां जो है इन स्थानों पर दोस्तों गंगा से मिलती हैं। ठीक है, और गंगा की सहायक नदियों में रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी, फिर उसके बाद जो है तो गंगा की सहायक नदियों में रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदियों, अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों माफी चाहूंगा मैं, थोड़ी मिस्टेक आती रहती है। जबकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि गंगा की सहायक नदियों में रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदियां बाएं किनारे पर मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि बाईं ओर से कौन सी नदियां गंगा में मिल रही हैं, दाईं ओर से कौन सी नदियां मिल रही हैं, ये सभी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ दोस्तों कि प्रीवियस क्लास में एक स्टूडेंट है निशा, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था दोस्तों कि ये सभी जो मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ ये क्या एमपीपीएससी में पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर आपके पास एक तो चीज होगी डेटा, अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज होगी तो आप उसको अपने अनुसार जो भी क्वेश्चन बनता है उसको अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर उसको तोड़ मरोड़ कर या फिर हम कहें कि व्यवस्थित रूप में आप जो है एग्जामिनर को पेश कर सकते हैं। परंतु अगर मैं आपको यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड ज्ञान देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया मैप में कि गंगा नदी जो है इस स्थान से निकलती है, यहाँ पर मिलती है और इस जगह जो है वो खाड़ी के मुहाने पर गिर जाती है, तो वो एक जस्ट लाइक जो है प्री के अकॉर्डिंग हम जो है डिस्कस करेंगे। जबकि यहाँ पर आपको मैं जब डिटेल में आपको बताऊंगा तो फिर आपको यहाँ पर अच्छे से चीज समझ में आएगी कि जो गंगा नदी है आखिर वो कितने एरिया में प्रवाहित हो रही है, कहाँ बना रही है, कितनी उसकी लंबाई है, कौन कौन सी नदियां उसमें किस ओर से आकर मिल रही हैं। तो यहाँ पर आपको सभी चीज जो है इंपोर्टेंट रखती है। अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में चीज समझाऊं दोस्तों कि क्या चीज इंपोर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर जो हाईलाइट करता हूँ वही चीज इंपोर्टेंट। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो इसकी सहायक नदियां हैं गंगा और इसकी सहायक नदियों में वो भारत की 40% से अधिक आबादी निवास करती है। तो ये डेटा भी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना सा ही जान लेना आवश्यक नहीं है कि जो गंगा नदी है वो कहां से निकल रही है या फिर कहां पर गिर रही है। ठीक है, तो आपको एक चीज तो ज्योग्राफी में ये करना पड़ेगा कि जो प्रॉपर नदी तंत्र या फिर हम किसी भी XYZ की बात करें टॉपिक की, तो वहां पर अगर आप मैप के अकॉर्डिंग उसे समझा सकते हैं तो मैप जो है बनाना आवश्यक है। और अगर जैसे कि मैं जो आपको ये की फैक्ट जो बताता हूं हाईलाइट के माध्यम से, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चाहे आप
प्री में भी देख सकते हैं, प्री में भी आपके इनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर मेंस की बात करूं मैं, तो आप इन की फैक्ट्स को जोड़कर ही आप अपने उत्तर को बना भी सकते हैं। तो यहां पर हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम ज्ञान को जो अर्जित कर रहे हैं उसको हम ज्यादा से ज्यादा आपको बताएं। और जहां तक रही हमारी जो है मेंस प्रैक्टिस की बात, तो जब हम उत्तर लिखने पर आएंगे तो वहां पर हम जो है काफी डेटा जो है कम करके ही आंसर लिखते हैं। तो ये हो गई हमारी छोटी सी बात जो हमारी स्टूडेंट्स की थी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम जो है यहाँ पर क्या पढ़ाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना सा दायरा सिमट कर रह जाए, हम वैसा नहीं चाहते, ठीक है। तो हम यहाँ पर काफी कुछ आपको जानकारी देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर कि गंगा की जो बाएं ओर से नदियां जो है मैंने बता दी, जबकि यमुना जो है और यहाँ पर अदर जो नदियां हैं वो इसके दाएं किनारे से मिलती है। तो यहाँ पर ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर जो है दाएं ओर से नदियां जो हैं वो मिलने वाली गंगा में, मैंने आपको वैसे ही मैप में बता दिया है। यमुना मिलती है, टोंस मिलती है, सोन नदी मिलती है, और यमुना में भी बेतवा, सिंध, चंबल, ये आदि नदियां जो है इसमें इस प्रकार से मिलती है। तो ये सभी चीज जो है आप याद रखिए। अब हम चलते हैं आगे कि इसमें से जो सोन और दामोदर जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो ये नदियां जो गंगा में मिलती हैं दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। और इलाहाबाद से आगे बनारस, बक्सर, पटना, भागलपुर आदि में पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती हुई गंगा नदी फरक्का के समीप दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और यहाँ पर कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है दोस्तों, गंगा नदी जो है आगे जाती है तो काफी उसकी धारा जो है वो विशाल हो जाती है, इसलिए वो क्या करती हैं, अपने अपने अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो हुगली जो है इसकी एक प्रमुख शाखा है जो पश्चिम बंगाल में बहती है। मैंने हुगली आपको नदी वैसे ही बता दी है। इसकी एक जो शाखा है जमुना नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और अंततः मेघना नदी में मिलकर जो है बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स हो, बाकी जो मैंने आपको पहले जानकारी दी है वही करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है कि गंगा नदी 8 लाख वर्ग किलोमीटर की घाटी या द्रोणी का निर्माण करती है। तो इसका जो पूरा अफवाह क्षेत्र है वो कितना है, लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और जो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी है, ठीक है, तो जो गंगा और भागीरथी जो है अलकनंदा का जो पूरा नदी घाटी है दोस्तों, ये भारत के लिए सबसे बड़ी नदी घाटी भी है। जब आप विविध पोर्शन में ये पढ़ते हैं फैक्ट डेटा, तो वहां पर भी आपको मिलेगा कि भारत की सबसे बड़ी जो है नदी घाटी कौन सी है, तो वहां पर भागीरथी अलकनंदा घाटी का ही नाम आपको पढ़ने को मिलेगा। हुगली और मेघना नदियों के बीच गंगा डेल्टा का क्षेत्रफल जो है कितना है, तो 51,000 वर्ग किलोमीटर लगभग, ठीक है। तो ये चीज आप क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर मैं फिर से एक और चीज बता दूं कि आपको एक चीज तो ये याद रखनी चाहिए कि डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर ये पता होना चाहिए कितना एरिया वो कवर कर रही है, ठीक है। मैप में अगर आप बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, परंतु अगर फैक्ट में जब थ्योरी की बात आती है लिखने की, तो वहां पर अगर आपने इस डेटा का यूज किया तो वहां पर जो एग्जामिनर होगा वो पहले ही अपने हथियार डाल देगा कि इस बच्चे को कितना नॉलेज है, ठीक है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर आपको एक अफवाह क्षेत्र याद होना चाहिए, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, ये सभी चीज आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, तो 2510 किलोमीटर है। जबकि भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है, तो 2071, ठीक है। तो दोनों लंबाई आपको याद होनी चाहिए। लगभग इसकी 25-25 किलोमीटर भी आपको लंबाई मिलेगी गंगा नदी की, और भारत की जब बात करेंगे तो 2071 जो है इसकी किलोमीटर की लंबाई भी होगी, ठीक है। और गंगा नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो कितना है, तो 9 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये तो वही बात होगी। अब यहाँ पर जो मैंने आपको मैप अच्छे से बता दिया है वो इस पीडीएफ में भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नदी, यमुना जो नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। तो इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करना आवश्यक है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि गंगा नदी तंत्र को आप जो है समझाइए, तो वहां पर एक चीज आप क्या करेंगे कि गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनका वर्णन आपको डिटेल में करना आवश्यक है, परंतु वहां पर वर्ड लिमिट आपको चेक करनी होगी कि कितनी उसकी वर्ड लिमिट है। अगर शॉर्ट में आता है, मतलब जैसे कि मान लीजिए 100 वर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है गंगा नदी प्रणाली को समझाइए, तो फिर वहां पर क्या होगा, आपको सिर्फ 1 या 2 लाइन में पर सभी जो है इन नदियों का विवरण देना होगा। जैसे कि वहां पर फिर की फैक्ट आपको लिखने पड़ेंगे। परंतु जब अगर मान लीजिए कि 300 वर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है मेंस में, तो फिर वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सभी को डिटेल में बताना पड़ेगा, सभी को मैप में बताना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको पूरा वर्णन व्यवस्थित रूप में करना पड़ेगा, फिर तो आपको इन डेटा का काफी उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे आते हैं दोस्तों, यमुना नदी को जानते हैं। इसका जो उद्गम स्थल है वो 6315 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर है। तो ये कहां से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो गंगा के उद्गम स्थल में पश्चिम में स्थित है।
यह नदी जगाधरी के निकट मैदानी भाग में प्रविष्ट करती है। अब दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये जो डेटा है जगाधरी के निकट मैदानी भाग में प्रविष्ट करती है, आपको कौन सी बुक में जो है मिल जाएगा, या फिर हम कहें कि कौन सी कोचिंग्स वाले आपको बता देंगे, नहीं बता पाएंगे ना। और वो भी इनसे पीछा छुड़ाते हैं कि जितना कम हो स्टूडेंट्स को हम कम दे सकें, ऐसा ही सोचते हैं। पर हम ऐसा नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको अच्छी चीज़ भी प्रोवाइड कर सकें और आपको जो है इस काबिल बना सके दोस्तों कि आप जो है अच्छे से अपनी जो है तैयारी को बूस्टअप कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो हाईलाइट करता हूँ वो तो आपको याद कर लेना पड़ेगा, और जो मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से समझ कर जो है आप अपने आंसर राइटिंग पे जो है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये जो यमुना नदी है आगरा तक गंगा के समानांतर दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। अब ये कहाँ पर मिलती है दोस्तों, तो इलाहाबाद में गंगा से मिलती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। चंबल जो है सिंध, बेतवा, केन, यमुना की जो है प्रमुख सहायक नदियां। तो यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं मैंने आपको बता दी। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 1375 किलोमीटर। इस नदी का जो कुल जलग्रहण क्षेत्र है, यानी कि कितना एरिया कवर कर रही है, तो 3 लाख लगभग वर्ग किलोमीटर। और भूगर्भ वेताओं का ऐसा मानना है कि पूर्व में यमुना जो है दिल्ली और अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में होते हुए थार में जाती थी, और यह सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी थी। ठीक है, तो ये तो जियोग्राफी जो है साइंटिस्ट उनका जो है मानना है दोस्तों, भूगर्भ वेताओं। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई विवादास्पद मुद्दा है तो वहां पर आप उनको अपने आंसर में मेंशन नहीं कीजिएगा, परंतु अगर डायरेक्टली अगर उस पर क्वेश्चन बन जाता है तो वहां पर फिर आपको इसका नॉलेज होना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चंबल नदी के बारे में जानते हैं कि चंबल नदी का जो उद्गम है वो विंध्य श्रेणी के महू के समीप से होता है। तो ये हमारे एमपी के जो इंदौर जिला है उसमें जो है महू जो है स्थान, उससे वहां की जो जानापो पहाड़ी उससे निकलती है चंबल नदी का उद्गम। ठीक है, तो ये एमपी के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये कहाँ से निकलती है, महू के जनापाव पहाड़ी से, और उत्तर की ओर जो है ये कोटा तक प्रवाहित होती है। तो ठीक है, जो एमपी और राजस्थान के बीच जो है दोस्तों चंबल नदी काफी महत्वपूर्ण है। इसके बीच जो है परियोजना भी का निर्माण हुआ है, तीन जो है इस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है, और उन पर जो है डैम भी बनाए गए हैं। पिनाहाट पहुंचने के बाद यह नदी जो है पूर्व की ओर मुड़ जाती है, और इटावा जिले के जो है दक्षिण क्षेत्र में यमुना नदी में ये मिल जाती है। तो यमुना नदी से चंबल नदी कहाँ पर मिलती है, तो इटावा के समीप मिलती है। ठीक है, और चंबल नदी की जो कुल लंबाई है टोटल कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है दोस्तों वो लगभग 965 किलोमीटर है। तो आप अप्रोक्स मान सकते हैं कि 1000 किलोमीटर। ठीक है, और बनास जो है चंबल की प्रमुख सहायक नदी है, और यह बाईं ओर से आकर मिलती है। अब दोस्तों एक और चीज मैं आप एक और मेंशन कर देता हूं आपको कि जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी कुछ बुक्स में तो लंबाइयां इनकी ज्यादा बताते हैं, किसमें कम आपको देखने को मिलेगी, तो इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। सिर्फ आप इतना सा कर सकते हैं कि अगर आपको मेंस में उत्तर में अगर लंबाइयों का वर्णन करना है तो आप उसी लंबाई को अपने ध्यान में रखिए जो ज्यादातर बुक्स में आपको मिले, या फिर ज्यादातर आपको पढ़ने को मिले। यहाँ पर क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा वो भी इस चीज को जानता है कि कोई भी लंबाई जो है वो एग्जैक्ट हम नहीं कह पाते हैं, परंतु जो रेफरेंस बुकें होती हैं जो ज्यादातर आपको कॉमन जो है लंबाई मिले वही जो है आप अपने आंसर में मेंशन कीजिएगा, और आप याद भी उन्हीं को रखिए। ठीक है, तो बनास जो है वो चंबल की प्रमुख सहायक नदी है, और यह बाईं ओर से आकर चंबल में मिल जाती है। ठीक है, और सोन नदी की जब हम चर्चा करें तो इस नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक पहाड़ियों, तो हमारे एमपी का जो अनूपपुर जिला है दोस्तों वहां पर है अमरकंटक जो है पहाड़ी। ठीक है, वहां से जो है ये सोन नदी निकलती है, जो नर्मदा का उद्गम स्थल है वहीं से सोन नदी निकलती है, और उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई यह कश्मीर श्रेणी में मिलती हुई और उत्तर पूर्व में मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो सोन नदी अपने प्रवाह में अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती है। तो मुख्य रूप से आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि जो सोन नदी है वो गंगा नदी से मिलती है दाईं ओर से आकर। रामनगर के समीप जो है गंगा में विलीन होने से पूर्व सोन नदी लगभग 780 किलोमीटर की लंबाई जो है पूरी करती है। सोन नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र जो है वो कितना है, तो 71,000 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी सहायक नदियां मुख्य रूप से दाहिनी ओर से आकर मिलती है। ठीक है, तो ये सभी छोटी छोटी डिटेल जो है इन नदियों के बारे में आपको अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट नदी, रामगंगा नदी। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, तो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत गढ़वाल के पूर्वी भाग में नैनीताल के समीप। तो इसका उद्गम स्थल क्या हो जाता है, नैनीताल के समीप लगभग। रामगंगा जो है कालागढ़ के समीप मैदानी भाग में प्रविष्ट होती है, और बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली में इस नदी का मुख्य प्रवाह है।
बीच में शिवालिक पहाड़ियों के आ जाने के कारण इसका अफवाह दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाता है और मैदान में उतरने के पश्चात इसका अफवाह दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाता है। तो ये सभी जो है इसके प्रवाहित होने का मार्गों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। और कन्नौज के निकट जो है रामगंगा गंगा नदी में मिल जाती है, और कन्नौज के निकट जो रामगंगा है वो कहाँ पर मिलती है, तो गंगा नदी में मिलती है, ये चीज इंपॉर्टेंट। फिर गंगा बाईं ओर से आकर मिलने वाली जो सहायक नदियों में रामगंगा ही सर्वप्रमुख है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों बाईं ओर से जब कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि गंगा नदी में बाईं ओर से सबसे फर्स्ट जो नदी मिलने वाली है वो कौन सी है, तो रामगंगा ही ठीक है प्रमुख है। ठीक है, इस नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 690 किलोमीटर है। और रामगंगा जो है नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र है वो कितना है, 32,000 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर हम देखें दोस्तों शारदा नदी के बारे में। ठीक है, शारदा नदी का एक नाम है सरयू, वर्तमान में हम सरयू नदी बोलते हैं। और इस नदी को गोरी गंगा, चौकी और काली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी इसके नाम है अदर। और यह नदी कुमाऊं के उत्तर पूर्वी भाग में भिलाम हिमनद से निकलती है। तो ये कहाँ से निकलती है, तो भिलाम ग्लेशियर से निकलती है। आरंभ में इस नदी को गोरी गंगा कहते थे और इसकी जो है मुख्य सहायक नदियां जो है धर्मा एवं लीसड़ है, जो अपने ऊपरी भागों में दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है। किंतु मुख्य नदी में सरयू और पूर्वी रामगंगा नदियां जो उत्तर पश्चिम से आकर पंचमेश्वर के निकट मिलती है। तो दोस्तों मैं आपसे चाहूंगा कि जो सरयू नदी के निकट जो है कौन सा शहर अवस्थित है वो आप मुझे कमेंट में आंसर कीजिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट शहर है इसलिए मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि यहीं से यह नदी जो है सरयू या शारदा के नाम से पहाड़ियों में चक्कर लगाती हुई ब्रह्मदेव की निकट मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। खीरी में इस नदी की 4 शाखाएं हो जाती हैं। तो ये जो नदी है वो खीरी में आकर जो है 4 शाखाओं में बढ़ जाती है। अल शाखा, शारदा, डहावर और सुहेली। ठीक है, इन सभी में बढ़ जाती है। और शारदा नदी जो है घूमती हुई बहराम घाट के निकट घाघरा में दाईं ओर से मिल जाती है। तो ये आगे जाकर जो है घाघरा में मिल जाती हैं और यह नदी मुख्य रूप से भारत और नेपाल की सीमाओं पर प्रवाहित होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं नेक्स्ट नदी घाघरा के बारे में। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री के पूर्व में मापचा चुंगो हिमनद है। ठीक है, कौन सा हिमनद है दोस्तों, मापचा चुंगो हिमनद है। घाघरा नदी को पहाड़ी क्षेत्र में करनाली के नाम से जाना जाता है, इसका एको नाम है। और यह नदी जो है दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर दक्षिण पश्चिम की ओर से हिमालय की को लांघती है और मैदानी भाग में पहुंचने पर इसकी 2 शाखाएं बन जाती है। पश्चिम में इसको बोला जाता है करनाली और पूर्व की ओर जो है इसका नाम हो जाता है शिखा। तो इसकी 2 शाखाएं बढ़ जाती हैं घाघरा की, पश्चिम में करनाली और पूर्व में शिखा। परंतु कुछ दूरी के बाद दोनों जो है शाखाएं फिर से एक हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में अवध में प्रवाहित होती हुई बिहार में छपरा के निकट यह नदी गंगा में समाहित हो जाती है। तो छपरा के निकट जो है घाघरा नदी गंगा में मिलती है। घाघरा नदी का जो अफवाह तंत्र है वो कितना है, तो 1000 किलोमीटर लंबा है। और इस नदी का जो कुल जलग्रहण क्षेत्र है वो कितना है, तो लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसमें से आधे से अधिक जो है नेपाल में पड़ता है। तो यहाँ पर हो गई बात इस नदी की, घाघरा की। अब यहाँ पर आप देखेंगे गंडक नदी के बारे में। इस नदी का जो उद्गम है गंडक का वो नेपाल चीन सीमा पर मध्य हिमालय का जो 7600 मीटर ऊंचा स्थल है वहां से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारी नदियों के हमें जो है डायरेक्ट जो है फैक्ट यानी कि कहाँ से उनका उद्गम स्थल होता है वो करेक्ट नहीं होता है, इसलिए लगभग इनको अप्रोक्स मान के चलते हैं कि जो इसका उद्गम स्थल है वो नेपाल चीन सीमा के मध्य हिमालय के कोई से स्थान से हुआ है। इस नदी को नेपाल के पहाड़ी भाग में जो है सालीग्रामी तथा मैदानी भाग में नारायणी कहते हैं। तो जो गंडक नदी है उसको नेपाली के पहाड़ी भाग में क्या बोला जाता है, लोकल एरिया में सालीग्रामी नाम से जाना जाता है। और जबकि वो मैदानी भाग में आ जाती है तो उसे वहां के एरिया में क्या बोला जाता है, नारायणी नाम दिया गया है। चंपारण जिले के पास यह नदी बिहार में प्रवेश करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो चंपारण जिला है बिहार का, यहाँ से गंडक जो है नदी हमारे भारत में प्रवेश कर जाती है। और महाभारत जो श्रेणी है, अब ये महाभारत श्रेणी क्या है दोस्तों, हिमालय की जो विस्तार है नेपाल में उसमें ही एक श्रेणी आती है, उसका नाम है महाभारत श्रेणी। इसको काट कर जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई शिवालिक श्रेणी को पार कर मैदानी भाग में ये गंडक नदी प्रवेश करती है। आगे चलकर जो है सोनपुर के समीप ये गंगा में मिल जाती है। तो कहाँ पर मिलती है, तो गंगा में गंडक नदी सोनपुर के निकट मिलती है। और काली गंडक और त्रिशूल गंगा जो है इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। गंडक नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 425 किलोमीटर है। और इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है वो कितना है, तो 48,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से मात्र 9,540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही भारत में पड़ता है।
अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी जो है, इस नदी का उद्गम स्थल नेपाल, तिब्बत और सिक्किम की चोटी है। ठीक है, तो एग्जैक्ट एरिया आपको पता नहीं चलता है दोस्तों, इसलिए ये लगभग मान के चलते हैं कि नेपाल, तिब्बत और सिक्किम की जो चोटी है वहां से होती है कोसी नदी का। और इस नदी का जो क्षेत्र है पूर्वी नेपाल में अधिक है। यह नदी बिहार के सहरसा जिले में विभिन्न मार्गों से प्रविष्ट होती है। तो बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है कोसी नदी? सहरसा जिले में। इसकी मुख्य जो धारा है अरुणा के नाम से गोसाई थान के उत्तर से निकलकर बहुत दूर तक पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। तो इसकी एक मुख्य धारा है अरुणा, वो आगे प्रवाहित होती है। आगे चलकर इस नदी में चारू के साथ साथ अनेक छोटी जो है नदियां इसमें मिलती है, जिनका उद्गम पर्वतीय हिमनदों से होता है। भारत में कोसी नदी की जो लंबाई हो 730 किलोमीटर है और भागलपुर के समीप जो है यह गंगा नदी में समाहित हो जाती है। तो जो ये नदी है दोस्तों गंडक, ये भागलपुर के समीप गंगा मिलती है। और कोसी नदी दोस्तों, ठीक है, सॉरी, कोसी नदी की बात कर रहे हैं हम। और कोसी नदी का जो कुल जलग्रहण क्षेत्र है वो कितना है? 86,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से मात्र 21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत में पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नदी है महत्वपूर्ण, दामोदर नदी। ये पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, और इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो छोटा नागपुर पठार के दक्षिण पूर्व में पलामू जिले में तोरी नामक स्थान पर है। तो ये मुख्य रूप से कहाँ से निकलती है? जो झारखंड का छोटा नागपुर का जो पठार है उसके पलामू जिले में तोरी नामक स्थान से निकलती हैं। और गरही, कोनार, जमुनिया और बराकर जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बराकर के मिलने के बाद यह बड़ी नदी का जो है रूप ले लेती हैं और आसनसोल के निकट यह दक्षिण पूर्वी दिशा में मुड़ जाती हैं। डायमंड हार्बर के समीप जो है यह हुगली नदी में मिल जाती है। तो जो दामोदर नदी निकलती है वो डायमंड हार्बर जो पश्चिम बंगाल का स्थान है वहां पर जो है ये हुगली नदी में मिल जाती हैं। और यहीं पर रूपनारायण जो है नदी भी हुगली में मिल जाती है। दामोदर नदी 541 किलोमीटर लंबी है और इसका कुल जो है जलग्रहण क्षेत्र है वो कितना है? तो 22,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे दोस्तों इन सभी नदियों के बारे में, इनके बारे में जो डिटेल दी है वो अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए दोस्तों कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है। कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। और यहाँ पर हम जाने दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इससे पहले आप थोड़ा सा मैप क्लियर कर लीजिए। मैंने आपको वैसे मैप में बता दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम से ठीक है, तो ये मैप मैंने पहले आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्र की लोकेशन तो क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर आप जान लीजिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर निकलती है, मानसरोवर झील का जो इलाका है तिब्बत का, यहाँ से निकलती है। तो इसका जो तिब्बत में नाम होता है वो क्या नाम होता है? सांगपो, इसको लोकल एरिया के हिसाब से वहां पर बोला जाता है। पर जब यहाँ से ब्रह्मपुत्र इस प्रकार से बहती हुई इस इलाके में यहाँ पर प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक स्थान है दोस्तों नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, तो ये जो नामचा पर्वत से ही जो है यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में मुड़ती हुई ब्रह्मपुत्र नदी जब हमारे यहाँ पर प्रवेश करती है तो उसका नाम जो है लोकल रूप से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको पहले दिहांग नदी बोलते हैं। परंतु यहाँ पर क्या होता है, 3 नदियां जो है आपस में मिलती है इस इलाके में, दिहांग नदी, लोहित नदी और एक और दिबांग नदी। ये 3 नदियां जब यहाँ पर मिल जाती है तो इसका हमारे भारत में नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी का। फिर आगे जब ये ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से आगे बढ़ती है और ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका जो है नाम जो है दे दिया जाता है बांग्लादेश में जमुना नाम। ठीक है, और फिर आगे जाकर मैंने आपको पहले बता दिया कि जब जमुना और पद्मा मिल जाती है तो फिर पद्मा की धारा आगे बढ़ती है और वो मेघना नदी में मिलती है। तो मेघना नदी उसका नाम हो जाता है और मेघना ही आगे जाके जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसका निर्माण करती है। तो ये लोकेशंस आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम थ्योरी के ऊपर। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली को हम समझे, इसके लिए यहाँ पर आपको सारी चीज इसमें क्लियर हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो तथा असम हिमालय में दिहांग नाम दिया गया है। ठीक है, तो सांगपो इसका नाम तिब्बत में है और दिहांग जो नाम है वो कहाँ है? तो असम हिमालय। इस नदी का जो उद्गम है वो दक्षिण पश्चिम तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल पर 5150 मीटर की ऊंचाई से होता है। दक्षिण तिब्बत में 1290 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के बाद यह असम हिमालय को पार करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए यह नामचा बरवा पर्वत जो है तब पूर्व दिशा में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होती हैं और दक्षिण की ओर मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको नामचा बरवा पर्वत की लोकेशन अच्छे से बता रखी है दोस्तों। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि नामचा बरवा पर्वत जो है वो कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, और हम आगे बढ़े कि आगे पश्चिम दिशा की ओर असम घाटी में प्रवाहित होती हुई ये जो नदी है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और इस प्रकार ब्रह्मपुत्र की जो प्रमुख सहायक नदियां ये यहाँ पर इंपोर्टेंट है
कि ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है। तो मनास है और मटेली, सुबनसिरी, फिर लोहित आदि जो नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हैं। सुबनसिरी का नाम आप सुन सकते हैं, लोहित है, मनास है, फिर सुबनसिरी है। तो इस सब प्रकार से अब आप नाम याद रखिए। इसकी अनेक जो है सहायक नदियां इसके अफवाह के विपरीत प्रवाहित होती हैं। तीस्ता नदी बांग्लादेश के उत्तरी भाग से ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ठीक है। तो तीस्ता नदी क्या होती है, नॉर्थ से आकर जो है ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और तीस्ता नदी जो है सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र की मुख्य नदी है। सुरमा नदी मणिपुर के उत्तरी भाग से निकलकर अपने मार्ग में अनेक जलप्रपातों का निर्माण कर कछार जिले में पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। बदरपुर पहुंचने पर सुरमा नदी जो दो शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं और आगे बढ़ने पर ये दोनों शाखाएं एक होकर जमुना में बांग्लादेश में मिल जाती है, ठीक है। तो ये शाखाएं एक हो जाती हैं और जमुना में मिल जाती है बांग्लादेश में। तो सुरमा नदी के सम्मिलन के बाद इस नदी को मोहाना कहा जाता है, ठीक है। इसका नाम दे दिया है सुरमा नदी के मिलने के बाद मोहाना। और अंतिम अवस्था में चांदपुर के निकट पद्मा और जमुना जो नदियां हैं इसमें आकर मिलती हैं। ये धाराएं मिलकर एक विशाल एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इस एस्चुरी के अंतर्गत अनेक द्वीप हैं और इसके अतिरिक्त धनसिरी, संकोश, फिर रेदाक, दिशु, कपोली भी इसकी सहायक नदियां हैं। अब एस्चुरी क्या होती है दोस्तों, तो नदियां दो प्रकार की चीजें निर्माण करती हैं। एक होता है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है दोस्तों, नदियों की एक प्रकृति होती है कि वो या तो डेल्टा बनाएगी या एस्चुरी। डेल्टा की जब हम बात करें तो क्या होती है कि जो भूभाग होता है अगर उसको काटती हुई जो नदियां हैं, नदियां जो है काटती हुई अलग अलग जो है धाराओं में विभक्त हो जाती हैं वो, और वे सभी जो धाराएं मिलकर एक डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा की आकृति आपको पता होगी, डेल्टा जो है एक आकृति होती है, उसी प्रकार की जो है नदियां भी जो है एक आकृति बनाती है जिसका नाम है डेल्टा। अगर मान लीजिए कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाएगी तो फिर एस्चुरी वो उसका निर्माण करेगी। एस्चुरी में सिर्फ इतना सा होता है दोस्तों, जो वो गिरने का स्थान होता है उसी को हम जो है एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है। और इस एस्चुरी के अंतर्गत अनेक द्वीप हैं, मैंने आपको बता दिया। ब्रह्मपुत्र नदी की जो है कुल लंबाई है 25-80 किलोमीटर है और जबकि भारत में इसकी लंबाई 885 किलोमीटर ही है। इसलिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है और भारत में प्रवाहित होने वाली जो नदियां की कुल लंबाई के आधार पर ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है टोटल कि इसकी लंबाई जो है वो 25-80 है, जबकि यहाँ पर हम बात करेंगे कि मैंने आपको बताया कि गंगा नदी की जो लंबाई है वो लगभग 25-25 जो है टोटल लंबाई है। तो इस प्रकार से जो है भारत में इसकी लंबाई जो है ब्रह्मपुत्र की वो कितनी है, 885 है। तो जब कभी भी बात आती है कि भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो गंगा होती है, क्योंकि उसकी भारत में कितनी लंबाई है दोस्तों, 2000 के लगभग उसकी लंबाई है। जबकि यहाँ पर भारत में जो लंबाई है वो कितनी है, ब्रह्मपुत्र की 885। और जब हम ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है टोटल की बात करें तो उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 25-80। इसलिए जब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी, ये क्वेश्चन बना था दोस्तों 2017 की प्री एग्जाम में, वहां पर ये छोटा सा क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन था। पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको नदियों का भी नॉलेज ना हो तो फिर वो भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज लाइन आई है कि जो गंगा है वो सबसे लंबी नदी है भारत की, क्योंकि भारत में प्रवाहित होने वाली जो उसकी लंबाई है नदियों के मामले में सबसे ज्यादा है। जबकि ब्रह्मपुत्र जो है वो कुल लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी है भारत की, क्योंकि क्या है कि ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई कितनी है यहाँ पर 25-80 है, जबकि हम देखेंगे कि जो गंगा की टोटल लंबाई है वो कितनी है, 25-25 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है और जबकि भारत में इसका जो है जलग्रहण क्षेत्र 2 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अब यहाँ पर दोस्तों हम नेक्स्ट जो है टॉपिक उसमें हम कवर करने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो यहाँ पर जो है हमारे वीडियो का एंड होता है और इसी प्रकार से हम जो है 1 बाय 1 सारी नदियों को कवर कर लेंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जो है इसका पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और इस पर पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आने वाली हमारी जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और आप सभी का धन्यवाद। मुझे आप जो है कमेंट और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो शुभ रात्रि।